मॉर्निंग स्टूडेंट, हम होप्स के बारे में पढ़ रहे थे। होप्स के जीवन परिचय और रचनाओं के बाद हम देखेंगे कि होप्स के ऊपर चिंतन किस किस चीज़ों का पड़ा, कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने होप्स के चिंतन को प्रभावित किया। विज्ञान का विकास, पहली परिस्थिति जिसमें होप्स को सर्वाधिक प्रभावित किया वह थी नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों का आरंभ होना। होप्स को वैज्ञानिक भौतिकवादी कहा जाता है। तो उन्हें वैज्ञानिक भौतिकवादी क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने उस समय के नवीन आविष्कारों पर ध्यान दिया। ऑक्सफोर्ड में अध्ययन करते हुए उसे मध्ययुगीय दर्शन के प्रति तीव्र घृणा हो गई। वो जो मध्य युग के अंदर धर्म, चर्च को लेकर संघर्ष था, उसको लेकर उनमें घृणा के भाव आ गए और स्वाभाविक रूप से उनका ध्यान नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों की ओर आकर्षित हुआ। इस प्रकार केपलर, गैलीलियो और देकार्ते, वो सबसे ज़्यादा गैलीलियो से प्रभावित थे और देकार्ते के यंत्र विज्ञान की भी उन्होंने अध्ययन किया। हार्वे, गिलबर्ट के शरीर विज्ञान, चुंबक के संबंधों में खोजों का अध्ययन किया। गैलीलियो से उन्होंने गति नियम से अत्यधिक प्रभावित हुए और उसे अपने राजनीतिक चिंतन का आधार बनाया। उनको प्रभावित करने वाला दूसरा था इंग्लैंड का गृह युद्ध। इंग्लैंड का गृह युद्ध। इसके अतिरिक्त दूसरी परिस्थितियों में इंग्लैंड की जो अस्थिरता थी, राजनीतिक दशाएं थी, उस समय इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र के समर्थक और विरोधी दो तरह की विचारधाराएं थी और उन दोनों विचारधाराओं में संघर्ष का दौर था। इसमें इंग्लैंड में अराजकता और अव्यवस्था का वातावरण विद्यमान था। फलस्वरूप किसी भी व्यक्ति का ना तो जीवन सुरक्षित था, ना ही उसकी संपत्ति। यह युग है जो ये नए आर्थिक परिवर्तन का युग था। सामंतों के खिलाफ व्यापारी वर्ग का उदय हो रहा था, लेकिन उसे किसी प्रकार से राजनीतिक अधिकार नहीं मिल रहे थे। उन्हें प्राप्त करने के लिए सामंतों का प्रभाव घटाने के लिए, पार्लियामेंट की शक्ति को बढ़ाने के लिए आंदोलन किए जा रहे थे। जबकि 1639 में इंग्लैंड में गृह युद्ध भड़क उठा और इस गृह युद्ध के कारण जनजीवन है वो असुरक्षित हो गया। होप्स ने अपने समय की असुरक्षा, अराजकता के इन भावों के दमन के लिए सर्वशक्तिशाली निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। तो अब हमने देखा कि वैज्ञानिकता है वो गैलीलियो से प्रभावित है, राजतंत्र का विचार है वो इंग्लैंड की उस समय की गृह युद्ध की स्थिति है, और यात्राएं और संपर्क। होप्स ने यूरोपीय देशों की बहुत सी यात्राएं की, शैक्षणिक भ्रमण किए और इसी दौरान वो बहुत से लोगों से मिले। 1610 में अपने शिष्य कैवेंडिश के साथ उन्होंने फ्रांस, इटली की यात्रा की। इस यात्रा के फलस्वरूप उसे यूरोपीय महाद्वीप के बौद्धिक जीवन की पहली झलक मिली। फिर 1628 में उसने क्लिंटन के पुत्र के साथ यूरोपीय महाद्वीप का फिर भ्रमण किया और गणित और ज्यामिति की नई खोज से परिचित हुए। और 1634 से 37 तक तीसरी बार उन्होंने यूरोपीय महाद्वीप की यात्रा की, जिसमें वो इटली के गैलीलियो से मिले और फ्रेंच दार्शनिक देकार्ते से मिले। इस यात्रा में होप्स को यह अनुभूति हुई कि प्रकृति की गति सर्वव्यापक है और समस्त भौतिक जगत और मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं वो गतिमान हैं, वो कोई चीज़ स्थायी नहीं है, वो निरंतर गतिशील रहती हैं। फलस्वरूप होप्स विश्व को यंत्रवत समझने लग गए, वो विश्व को भी एक मशीन की तरह समझने लग गए, जिसमें समस्त घटनाएं और परमाणु की गति के ही रूप में है। उन्होंने कहा कि जो विश्व है यह एक यंत्र है, उसमें होने वाली घटनाएं जैसे कि संसार में विभिन्न परमाणु अणु होते हैं, उसी के रूप में देखने को मिलती हैं। तो ये थे होप्स को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्व। अब हम इसके साथ देखते हैं होप्स की अध्ययन पद्धति। उसमें है वैज्ञानिक भौतिकवाद। होप्स पर अपने समय में होने वाले वैज्ञानिक खोजों का बहुत प्रभाव पड़ा।
जैसे कि उन्होंने यूरोप का दौरा किया, गैलीलियो से प्रभावित हैं, देकार्तेस से प्रभावित हैं। उन्होंने वैज्ञानिकता और शाश्वतता को अपना आधार बनाया। वास्तव में होब्स वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर एक दर्शन की रचना करना चाहता था और राजनीतिक दर्शन उसके उस संपूर्ण चिंतन का ही एक अंग था, भाग मात्र था। होब्स के इस संपूर्ण दर्शन को ही भौतिकवाद कहा जाता है। मतलब विज्ञान के संबंध में जो उनके विचार हैं उसी को हम भौतिकवाद के रूप में देखते हैं। होब्स ने गणित और भौतिक विज्ञान का पूर्ण ज्ञान तो उनको नहीं था, लेकिन वो जैसे प्राकृतिक विज्ञान की तरफ अपने कदम बढ़ाना चाह रहे थे। गैलीलियो के युग में होब्स राजनीति का गैलीलियो था। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, गैलीलियो के युग में होब्स, अब यूँ पूछ सकते हैं राजनीति का गैलीलियो कौन है, तो उत्तर हो जाएगा होब्स है। और यह नया विषय गति का था और विज्ञान के अनुसार भौतिक संसार में पूर्ण रूप से एक यांत्रिक व्यवस्था थी। संसार में जो कुछ होता है उसकी एक दूसरे के सापेक्ष पिंडों में विस्थापन के द्वारा ज्यामिति परिशुद्धता की व्याख्या की जा सकती है। न्यूटन ने अपने ग्रहों के गति संबंधी सिद्धांत को आगे चलकर इसी सिद्धांत के आधार पर निरूपित किया था। तो होब्स का विचार था कि मूल में प्रत्येक घटना एक गति के रूप में होती है। उन्होंने कहा कि जो हर घटना है उसका केंद्रीय बिंदु क्या है, हर चीज़ का केंद्रीय बिंदु गति है। प्राकृतिक क्रियाएं विभिन्न संश्लेषणों के मेल से घटित होती हैं। इन संश्लेषणों मतलब आपस में जुड़कर मूल में कुछ गतियां होती हैं। जो भी घटनाएं हो रही हैं उनके पीछे गति है। यदि प्राकृतिक क्रियाओं को समझना चाहते हो तो उस गति को समझना आवश्यक है। होब्स के दर्शन में सारी वस्तुओं का मूल आधार ज्यामिति और यांत्रिकी है। होब्स के दर्शन का उद्देश्य था मनोवैज्ञानिक और विज्ञान राजनीति को विशुद्ध प्राकृतिक विज्ञान के रूप में स्थापित करना। अब है उसका वैज्ञानिक भौतिकवाद। इसमें दो शब्द हैं, विज्ञान और भौतिक। विज्ञान का अर्थ है क्रमबद्ध अध्ययन, व्यवस्थित निष्कर्ष निकालना। होब्स में हम ये सब पाते हैं। इसी आधार पर अपने राज्य दर्शन का निर्माण किया। जैसे कि उसको सामाजिक समझौता देखेंगे तो उसने पहले मानव व्यवहार बताया है। मानव व्यवहार के अनुकूल ही प्राकृतिक अवस्था है। फिर प्राकृतिक अवस्था और मानव व्यवहार जैसा होगा उसी हिसाब से समझौते से राज्य की उत्पत्ति की है। तो हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है और उसका क्रमबद्ध अध्ययन है। भौतिकवाद देखें तो भौतिकवाद शब्द का अर्थ होता है विश्व जगत। वो जो हमारे आसपास का वातावरण है उसमें विश्वास करते हैं। तो होब्स ने इस अर्थ में भौतिकवादी भी है, वह व्यक्ति को अधिक महत्व देता है। मनोविज्ञान के कारण ही समझौते और शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना होती है। होब्स का विश्वास था कि संसार में पदार्थ के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है और जो कुछ प्रकृति और अथवा पदार्थ नहीं है वह विश्व का अंग नहीं है। तो होब्स के संपूर्ण प्रणाली संसार में तीन भाग हैं। प्रकृति, तीन भाग बताए उन्होंने। पहला है प्रकृति, दूसरा है पदार्थ और मनुष्य। तो ये हमने होब्स का वैज्ञानिक भौतिकवादी दर्शन देखा जिसमें उन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया है। अब हम कल देखेंगे होब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत।